प्रधान जम्मू में पल्ली मोड़ का दौरा और कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जनता अपनी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नज़र दीदार करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उम्मीद ही थी प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए, खास करके डेली वेजर्स की बात करें तो उनके लिए कोई तोहफा देंगे। और ठीक एक दिन पहले डेली वेजर्स को तोहफा मिला, यानी 75 रुपये, जहां पर वो 225 रुपये पर डे लेते थे, वहीं दूसरी तरफ 300 रुपया कर दिया गया। कहीं ना कहीं उनके खाते में एक चेहरों पर एक रौनक थी। और वही दूसरी तरफ बात करें अगर, तो बिजली को लेकर हाहाकार थी। और जिस तरह से जानते हैं 540 जो मेगावाट किलोवाट की जो बिजली सोलर पैनल है वो पल्ली के गांव में लगाएगा, जिससे 340 घरों को बिजली प्रदान होगी। उसी के चलते ये कहा गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कि हर गवर्नमेंट अदारे में भी सोलर पैनल्स को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और वही दूसरी तरफ आने वाले दिनों में आम जनता भी अपने घरों की छत पर सोलर पैनल को लगाएगी, जिससे चलते बिजली का किराया तो कम होगा पर कहीं ना कहीं बिजली लगातार मिलेगी। और आज जो जनता है, आए दिन जनता जो सड़कों पर उतर रही है, क्या कहना इसको लेकर कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता को जो कर्टेलमेंट है उससे राहत मिले। और भी मुद्दों पर बात करेंगे। रविंद्र सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। रविंद्र सर, जहां पर ये कहा गया था घर घर बिजली होगी, पानी होगी, तो ये भी तो आपने कहा था मुफ्त बिजली देने की भी बात की, पर आज जनता त्राहिमाम कर रही है कि हम जो किराया देते हैं उसके मुताबिक ही हमें बिजली मिले। तो ये कर्टेलमेंट किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है? चूंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय जो बिजली की प्रोडक्शन है, जो बिजली तैयार की जाती है, उसमें कमी आई है। और उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बिजली की जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। हमारे देश में ज्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट से तैयार होती है, कोयले से, और बहुत सारा कोयला हम रूस और यूक्रेन से खरीदते हैं। लेकिन इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसके चलते वो भारत इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और हम हाई क्वालिटी कोल ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से हमने अपना डिमांड अब बढ़ाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है। इसलिए पूरे नॉर्थ इंडिया में बिजली इस गर्मी के सीजन में एक समस्या बन रही है। लेकिन लगातार सरकार की ओर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि इस समस्या को दूर किया जाए। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली देने के लिए हमें 3400 मेगावाट बिजली चाहिए, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी बिजली तैयार करता है 500 मेगावाट, और 1600 मेगावाट बिजली हम खरीदते हैं, जिसमें मेजर पोर्शन जो हम खरीदते हैं वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिजली लेते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में भी बिजली की भारी कमी, बिजली की पैदावार में आई है, इसलिए वहां से सप्लाई में कमी आ रही है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा है कि हम बिजली अधिक खरीदने को तैयार हैं, लेकिन जिन कंपनीज से हम खरीदते हैं, जो बिजली तैयार करती हैं, वहां ही बिजली की पैदावार कम है। इसलिए एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो भी अप्रैल के महीने में। बिल्कुल अप्रैल के, अभी को मई, जून, जुलाई, अभी तो आगे काफी आने वाले समय में टेम्परेचर ये हमारे लिए बिल्कुल एक चिंता का विषय है कि मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो है ये बड़े गर्मी पीक पर होती है, और एंडिंग जून तक तो गर्मी कभी कभी 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर तक भी चली जाती है। और उस समय की परिस्थितियों को कैसे हमने डील करना है, इसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। और कल मेरी परसों गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, और कल ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 225 मेगावाट बिजली प्रायोरिटी में एडिशनल देने की घोषणा की है। मुझे लगता है कि उससे भी काफी राहत होगी, और आने वाले दिनों में हमको और भी इस प्रकार की मैनेजमेंट्स और इस प्रकार के अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि बिजली की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रहे। क्योंकि मुझे भी अलग अलग गांव के से, शहर के अलग अलग वार्ड से पंचीस, सरपंचीस, वार्ड मेंबर्स, कारपोरेटर्स सभी फोन कर रहे हैं। और क्योंकि व्यापारी वर्ग भी आज वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन ने भी धरने प्रदर्शन की, कहीं ना कहीं आम जनता के साथ व्यापारी वर्ग भी काफी सफर कर रहे हैं। स्वाभाविक है, बिजली एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है
जिस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इंडस्ट्रीज डेवलप, जी इंडस्ट्रीज का जितना भी काम है वो बिजली पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो परिवार की रोजमर्रा परिवार में, चाहे आपके पास बिजली हो, बल्ब हो रोशनी के लिए, फ्रिज हो, कूलर हो, एसीज हो, या आपके पंखे हो, उसमें जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हो, हमारे मोबाइल बिजली की वजह से चार्ज होते हैं तो चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई डायरेक्ट है। और कारोबार जगत में भी बिजली इंसान के लिए हर कदम पर जरूरी है। सर एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे जनता का, क्योंकि बिजली की जो कटौती मोस्टली जो सफर करती है हमारी जनता गर्मियों में भी करती है, क्योंकि गर्मियों में होती, सर्दियों में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो जनता का ये भी कहना है कि अगर वही बिजली बचाकर क्यों नहीं रखी जाती ताकि गर्मियों में इस बिजली की खपत जनता तक पहुंचे। बिजली एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ये जैसे बिजली तैयार होती है तो तुरंत इसकी सप्लाई करनी होती है, बिजली स्टोर नहीं की जा सकती। जैसे हम बाकी का सामान अपने घर में राशन स्टोर करके रख सकते हैं, अपने घर में फर्नीचर स्टोर कर में रख सकते हैं, अपने घर में कपड़े स्टोर कर सकते हैं, बिजली स्टोर नहीं कर सकते। बिजली एक कंटिन्यूस सप्लाई चेन के जरिए चलती है, जहां से तैयार होती है, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हो, रिपीटेडली इसको सप्लाई होती है। लेकिन इस आह्वान किया कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट फिर काम शुरू हो जाएगा, तो लगता है कि इससे जनता को राहत मिलेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर ठीक ढंग से पिछले 70 साल में काम किया होता तो केवल 500 मेगावाट बिजली हम इतनी ही नहीं तैयार करते, हम कम से कम 1 लाख मेगावाट बिजली तैयार कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि पुरानी सरकारों को भी कार्य करके जो आज भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है। मैं इस मामले पर कोई आरोप या प्रत्यारोप किसी पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारे पास नदियों का खजाना है, हमारे पास इतना पानी है जो वेस्टेज होके समुद्र में चला जाता है। अगर इसी पानी का सदुपयोग किया जाता, पहाड़ों में जैसे हिमाचल में हर पंचायत में वहां बिजली घर हैं, लोगों को आउट कहा जाता है कि आप प्राइवेट बिजली तैयार करके सरकार को दे दो, तो बिजनेस का बिजनेस चलता है। हम क्यों बाहर के स्टेटों से बिजली खरीदें? हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कहें ना कि बिजली के छोटे छोटे यूनिट्स बनाओ, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट लोग बनाएं, और बना सकते हैं यहाँ। और इतना बिजली है, इतनी पहाड़ों में हमारे पास सोर्सेज हैं, उनको अगर यूटिलाइज किया जाए तो बिजली हम अपनी यूटिलिटी के बाद बिजली बेच सकते हैं, और उससे जम्मू कश्मीर को फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है, जो विषय आपने स्टार्टिंग में एक लिया था कि सोलर पैनल्स, मुझे लगता है कि जैसे गुजरात में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, गोवा में सोलर पैनल्स के जरिए सोलर एनर्जी को, सूरज की रोशनी को से बिजली पैदा की जा रही है। ये एक ऐसा मीडियम आने वाले सालों में हो सकता है जिसका हम अधिक लाभ ले सकते हैं, और हमको इसका अधिक लाभ लेना पड़ेगा। और साथ साथ में अपनी प्रोडक्शन बिजली की जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मोदी साहब ने, किवाड़ और रेटले, जिसका नींव पत्थर मोदी साहब ने रखा है, ये भी जब बन के तैयार हो जाएंगे तो इसका भी बड़ा लाभ। स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता खफा है, क्योंकि पहले जब मीटर लगाए गए थे ये कहा था कि बिजली पूरी मिलेगी अगर जनता बिल के मुताबिक, मीटर्स के मुताबिक बिल देगी। पर अब स्मार्ट मीटर्स की भी बात करी तो जनता भी खफा। क्या लगता है कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है? तो जनता वही कह रही कि पहले भी यही वायदा किया गया था, तो अब स्मार्ट मीटर लगाकर जनता पर क्यों और बोझ डाला जाए? कितना, या यूं कहें कि कितना फायदा होने वाला? अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी विभाग में, और जनता को किस तरह से? देखिए, जहां तक स्मार्ट मीटर्स का सवाल है, कोशिश तो ये होती है कि बिजली की लीकेज बंद हो, चोरी बंद हो। बहुत सारी जगहों पर बिजली की चोरी होती है, और जब बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी हो तो फिर बिजली चूंकि हम खरीदते हैं, और मैंने कहा हम 1600 मेगावाट बिजली खरीदते हैं, 6000 करोड़ से ऊपर की बिजली हम खरीदते हैं, और रेवेन्यू जो हम लेते हैं लोगों से वो सिर्फ 2700 करोड़ है। तो अब खुद मान के चलें कि लगभग
हजार करोड़ सरकार अपने से बिजली का भुगतान करती है। लेकिन प्रॉब्लम स्मार्ट मीटर्स में नहीं है, प्रॉब्लम बिजली की सप्लाई में है। बिजली के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आज भी दूर दराज के एरिया सबसे बड़ी में बात है बिजली की जो चोरी आपने भी कहा, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे केसेस भी आते हैं जिन लोगों के काफी लोड है, उनका महज 20 रुपए या 30 रुपए, हमारे पास तथ्य भरे हुए हैं। और जो लोग गरीब एक पंखा और 2 बल्ब जलाते हैं उनके 800 हजार बिल आ रहे। कहीं ना कहीं विभाग भी इसमें शामिल है। मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल ये निशान जो खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, 6,000 करोड़ रुपए की बिजली हम खरीदते हैं, लेकिन वही जब बिजली खरीदने के बाद हम सप्लाई करती है सरकार, और डिपार्टमेंट जब वापिस उसका किराया चार्ज करता है तो सिर्फ 2700 करोड़ आता है। तो तकरीबन 3300-3400 करोड़ कहां चला जाता है उसका मालूम नहीं। गरीब लोग, आम जनमानस, चाहे बीपीएल हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, इवन के जो शहरी लोग हैं, वो भी बिजली का बिल बराबर टाइम से देते हैं, बिल भुगतान करते हैं। लेकिन कहीं कहीं जिसका जिक्र आपने किया, इस प्रकार की लीकेज और चोरी के मामले भी सामने आते हैं। इसलिए पूरे देश भर में बिजली प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि चोरी बंद हो और 24 घंटे सप्लाई हो। चलिए सर, अब डेली वेजर्स की बात करें, क्योंकि डेली वेजर्स भी हमारे साथ ऑनलाइन इस समय आ चुके हैं, और ये बार बार आपसे हम ये सवाल करते हैं कि उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी का जम्मू में दौरा, और तो कहीं ना कहीं खुशखबरी होगी। खुशखबरी आई तो सही, पर अभी भी उनमें पूरी तरह से खुशखबरी नहीं, मायूसी है कि महज 75 रुपये बढ़े। उनका कहना था कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो, हमारी पेंडिंग सैलरी जो है, और SRO 64 के तहत उन्हें परमानेंट किया जाए। और साथ ही साथ कल एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भाजपा 50+ का लक्ष्य लेकर चल रही है, हमें अगर परमानेंट किया जाता, हमारी मांगों पर नजरअंदाज किया जाता है या नहीं, उन पर गौर नहीं किया जाता, तो आने वाले समय में 61,000 इंटू अगर 4 भी लगाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में वोट बनते हैं। अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो क्या 50+ का लक्ष्य पूरा होगा? ये डेली वेजर्स का सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं सर। रश्मि जी, पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आप भी एक बड़ी मेहनत कर रही हैं डेली वेजर्स को हक दिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजर्स के हक के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया है। पहले ये वही डेली वेजर्स हमारे भाई बहनें हैं जिनको 250, 500 रुपया और 1000 रुपया महीने का मिलता था, और वो भी हर महीने नहीं, वो भी ईद और दिवाली के दिन मिलता था। बीजेपी के जब मिनिस्टर यहां PHE के बने, श्याम चौधरी जी, सुखनंदन चौधरी जी, सबसे पहला काम हमने किया, ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन की, और इनको सरकारी मुलाजिम हमने बनाया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इनका डेली वेजर्स का हमने शुरू की, ताकि इनको लोग कहें कि ये सरकारी मुलाजिम है। नहीं तो एक बार पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था ये तो सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, तो मैंने उनको पूछा था क्यों नहीं है, ये बायोमेट्रिक्स नहीं है इनकी अटेंडेंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे की है? तो तब वो मैंने कहा कल ये कोर्ट में चले जाएंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ये सरकारी मुलाजिम है। तो डेली वेजर्स को, चाहे वो CP वर्कर्स हैं, ट्रेंड हैं, ITI हैं, नान हैं, लैंड ओनर्स हैं, इन सबको सरकारी मुलाजम का हक बीजेपी ने दिया है, क्योंकि हमने इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की और इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई। एक बात। दूसरा, हमने डेली वेजर्स की बेहतरी के लिए काम किया कि हमने 6750 रुपया सबका किया, जिनका 250 था, 500 था या 1000 था, हमने सबका 6750 रुपया जो मंथली ऑनरेरियम किया, और सबको महीने का देना शुरू किया। चाहे कभी 2 महीने का, 3 महीने का इकट्ठा भी आता था, लेकिन मंथली उनको आना शुरू हो गया ऑनरेरियम। और उसके बाद तीसरा बड़ा कदम, प्रधानमंत्री जी के आने से पहले 75 रुपए और बढ़ा दिए गए। पहले 225 रुपए दिहाड़ी थी, अब 300 हो गया, तो लगभग 9000 रुपया अब डेली वेजर्स हमारे जो भाई बहन हैं उनका ऑनरेरियम हो जाएगा। हम, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहां लागू होना चाहिए, और एक पॉलिसी हमको फ्रेम करनी चाहिए।
और फेज मैनर में, जिनके 12 साल 15 साल 18 साल हो गए, उनको फेज मैनर में रेगुलराइज करना चाहिए। कब शुरू होगी ये प्रक्रिया सर पूरी? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ रश्मि जी। देखो, मेरे हाथ में तो पावर नहीं है, मैं तो गवर्नर हूं नहीं, या मैं कोई, पर ये बातें आप केंद्र तक तो पहुंचाते हैं ना। पहुंचा मैं कहता सकते हूं, हैं सर। हमने लड़ाई लड़ी है रश्मि जी। 500 250 और 1000 रुपया जो सैलरी होती थी, वो ऐसे कंटिजेंसी फंड से देते थे, उनकी कोई सैलरी हट नहीं होता था। ये हमने बायोमेट्रिक की, हमने ऑनलाइन की, हमने 6750 रुपया एक सैलरी हेड बनवाया। और मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपने इन साथियों को लेकर, रवि हंस जी और ये इनके जितने भी जो इनके साथी हैं, इनको लेकर मैं गवर्नर साहब के पास गया, एक नहीं बहुत बार। और मेरा ये प्रयास है कि इनका मसला हल हो। हमारे भाई हैं, हमें तकलीफ होती है, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, सियासत नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मोटर चलाने से लेके सिविल पाइपें फिट करने तक, पानी की सप्लाई तक, सारा काम ये डेली बेसिस करते हैं। एक दिन की अगर ये हड़ताल करते हैं ना, तो पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये बात कही थी। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर ये, मैंने पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, अगर ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो जिस दिन ये स्ट्राइक करते हैं तो आपका पानी क्यों बंद हो जाता है, उस दिन आपकी सांसें क्यों फूल जाती है? आपके पास अगर परमानेंट सिस्टम है तो चलाओ ना। तो फिर आप बोलते हो नहीं निकालेंगे, आ जाओ बातचीत करो। ये धमकी आप गलत दे रहे हो। मैंने पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बोला था। तो मेरा ये मानना है, और बिना पॉलिटिक्स, बिना वोट बैंक के बोलूंगा, वोट तो ये हमारे भाई हैं, वो जब वोट की उन्होंने आह्वान कर दिया, इस बार नहीं सर, हमारे भाई हैं, हमारे अब की बार नहीं। चलो सर, भाई, हाँ, उन्होंने अब की बार 50 पार नहीं, जब चलिए, तक हमारा काम नहीं होता। रश्मि जी, ये हम इनके इंटरव्यूज आपको मेरी बात सुने ना, 50 पार होगा तो ये एक झटके में इनको किसी के पास जाना पड़ेगा। एक झटके में ऑर्डर होगा, एक झटके में ऑर्डर करके आपके हाथ में दिया जाएगा। सर, हम तो चाहते हैं जल्द से आपके हाथों ही ऑर्डर। पर सवाल बड़ा ये कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर केंद्र में सरकार आती है तो सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है मैडम। लोग कहते हैं ना मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने डेली वेजेस का जिक्र नहीं किया, एनवाईसी का नहीं किया, होमगार्ड का नहीं किया, ये नहीं किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये J&K गवर्नमेंट ने करना। पर जब हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैडम जी ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये PHE डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, NYCs, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द LG एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोदी सरकार का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई फंड्स की प्रॉब्लम आती है तो LG साहब दिल्ली जाके मोदी साहब से, अमित शाह साहब से बात करके स्पेशल पैकेज ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका फैसला जब भी होगा जम्मू कश्मीर की LG गवर्नमेंट ने करना है, इसका मोदी साहब ने इस पर निर्णय नहीं करना। सर, NHM की बात करें तो लगातार वो प्रदर्शन पर है, GMC के बाहर, कभी डोगरा चौक में, कभी पुल बंद कर रहे हैं। तो आपके पास भी शायद आए थे, तो उनके लिए क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं कंटिन्यू। उन्हें कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया था जब महामारी ने पीक पर थी, तो वो लोगों ने जनता को सर्व किया, कहीं कोविड पॉजिटिव भी हुए। आज वो चाहते हैं कंटिन्यूशन, तो क्या उनका अधिकार नहीं उन्हें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो ट्रेंड बच्चे हैं? देखिए रश्मि जी, जो NHM के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, NHM के रूल रेगुलेशन के तहत जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, वो आज भी काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जब कोरोना पीक पर आ गया और जैसे DRDO के हॉस्पिटल बने, एक स्पेशल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 6 महीने के लिए हमने कुछ रिक्रूटमेंट करनी है। फिर उसको बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया, बीच में डिसएंगेज कर दिया गया। फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो LG साहब, मुझे याद है, खुद वहां हॉस्पिटल गए थे, आपने भी उनकी कवरेज की थी। उसके बाद फिर ओमिक्रॉन वायरस आ गया तो फिर उनको इंगेज किया गया, और फिर जब उनका पीरियड खत्म हो गया तो वो डिसएंगेज हो गए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि उनके पास वो फंड्स नहीं है कि वो इनको मंथली सैलरी किस हेड से करें। जिस हेड के तहत इनको अपॉइंट किया गया था, वो जितने टाइम पीरियड के लिए इनको लगाया गया था वो खत्म हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है, जैसे कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको कहा है कि कोरोना
फिर से दस्तक दे सकता है, ऐसा डर है, खतरा है। तो इन सभी साथियों की जरूरत हमको पड़ सकती है, इसलिए इनके साथ बातचीत करके इनका, मैं तो कहता हूं सरकार को एक एडवर्टीजमेंट निकालनी चाहिए और सब बच्चों के इंटरव्यूज कॉल करना चाहिए और टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रिक्रूटमेंट कर देनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं, क्या इनको आपको नहीं इनको लगता है इनको मौका देना चाहिए, इनको वेटेज मिलनी डेफिनेटली। इनको कुछ मार्क्स सरकार दे, 5 नंबर 10 नंबर, ताकि, क्योंकि इन्होंने मुश्किल टाइम में काम किया है। लेकिन वो बच्चे जो नहीं भी लगे हैं उनको भी मौका देके एक परमानेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डीआरडीओ का हॉस्पिटल है या जो जम्मू के अंदर कोरोना को डील करने का सिस्टम मैकेनिज्म सरकार ने बनाया था उसको खत्म किया जा सकता, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा है सभी चीफ मिनिस्टर्स को कि ये रिस्क कोरोना का दोबारा आ सकता है, इसलिए अलर्ट रहे। अलर्ट है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, जहां पर डेली वेजर्स ने कहा कि इस बार 50+ का लक्ष्य तभी होगा अगर उनकी मांगों को उनको रेगुलराइज किया, वही दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का बयान आता है कि अब विपक्षी दल मिलकर भाजपा को कहीं ना कहीं हराने का प्रयास करेगी। क्या लगता है? आपने कहा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अब पड़ गए चक्कर में सर? मैंने बिल्कुल सही कहा था, और मैंने कहा भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों को था, और जो बाकी की लोग हैं, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी, अब बाकी मिलकर तो उसी से घबरा गई है। जब मैंने बयान दिया, बयान दिया तो घबरा गए, फिर मेरे बयान से घबरा गए, मेरे बयान के बाद डर गए, और इन्होंने कहा कि भाई अब बीजेपी सरकार में आ रही है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आ रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, और बीजेपी के खिलाफ साजिश हो, इसके लिए श्री उमर अब्दुल्ला साहब हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती जी हो, कांग्रेस के लोग हों, ये अब एक साजिश बना रहे हैं। जो पार्टियां कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, आज कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ नहीं तो बीजेपी सरकार में आ जाएगी। इनको वही डर पड़ गया है। डरा दिया सर आपने तो इनको। देखो, डराया तो जनता ने है, इन्होंने काम नहीं ना किए। 70 साल में इन्होंने अगर बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स बनाए होते तो आज सिर्फ 500 मेगावाट बिजली हम तैयार करते हैं। तो भाजपा से है, ये तो सवाल जनता, है, ये तो आपसे कर रहे हैं। नाराज, जनता की उम्मीदें बीजेपी से है। जनता हमसे नाराज नहीं है, जनता को हमारे ऊपर उम्मीद है और विश्वास है, और हम दिन रात जनता के सेवादार बनके जनता की परेशानियां, रश्मि जी, हम ही दूर कर रहे हैं। आप यहाँ आते थे रोज, SRO 202, रेना साहब SRO 202, मैंने कोशिश की और खत्म हो गया। आज सरकारी मुलाजमों को उसका फायदा है। फिर आप आए जी, ये जो विलेज डिफेंस कमेटी, बाहर धरना प्रदर्शन होता था, आपका माइक इधर, आप आते थे, अपना काम करते थे, और हमने उनका मसला भी हल किया। विलेज डिफेंस कमेटीज के 35,000 लोग, अब उनको मासिक सैलरी मिलेगी। और फिर आप आगे जनाब रैना साहब, बिजली के कर्मचारी, तो 12,000 को परमानेंट करने का अप्रूवल दे दिया। अब आप PHE के और बाकी डिपार्टमेंट का भला आप करना चाहते हो तो हम वो भला भी करेंगे। सारे काम बीजेपी कर रही है। आपके हाथों, सुने ना, हो रहे हैं ना, वो भला हो आपके हाथों। मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके हो रहे हैं। भाजपा कोई जाए पर हो सही, हम कर रहे हैं। इसलिए जब सारे काम बीजेपी कर रही है और जनता की विश्वास और उम्मीद भी बीजेपी पर है, और इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब हों, महबूबा मुफ्ती हों, कांग्रेस के लोग हों, परेशान हैं, इनको बड़ी तकलीफ है। क्या कहें, पड़ क्योंकि गए जमीन, क्योंकि इनकी पड़ जमीन, गए चक्कर में सर। मैं फिर भी इनको कहूंगा मत पड़ो चक्कर में, अपने घर में बैठे रहो, आपका कुछ नहीं बनना है। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये आप सर कैसे? मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ। इस तरह का गाइड मत करिए ना, सारे तो इकट्ठे हो रहे हैं सर। मैं कहता हूँ ये इकट्ठे होके भी हारेंगे जी, इकट्ठे होके भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। इतना विश्वास सर? क्योंकि मुझे जनता पर विश्वास है। दूसरी तरफ दूसरी जो विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी विस्तार हो रहा है और कह रहे हैं जी इस बार भाजपा लखनपुर पार है। चलो मैडम जी, कहने में क्या जाता है, क्योंकि पहले वो कहते थे एक हम गधा, मैं गधा हूँ, गधे पर बैठूंगा, अब कहते हैं हम सारे ही गधे हैं। मैं इस पर क्या बोलूं मैडम जी, कोई अगर ऐसा बोलेगा तो नहीं, पहले तो कहा था, वो तो जनता भी जानती है, एक व्यक्ति है उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर भाजपा की 5 सीटें भी हैं तो हम गधे पर बैठ जाएंगे। अब बयान आ रहे कि हम सारे ही गधे हैं। मैं इसमें नहीं बोल सकता। कोई अगर अपने आप को, कहा था ना गधे खरीदने की तैयारी कर लो, आप ही के नेता ने कहा था उनको बोलो गधे खरीदने की तैयारी करो, पर वो इस कदर प्रभावित हुए, कहते हम सारे ही गधे हैं।
क्योंकि हम इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये बयान है उनके मैं नेताओं का देखो, कि हम इतना काम करते हैं, हम गधे ही हैं। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो गधे आगे टक्कर में सर। नहीं मैं सर आपको भी हंसी आ गई है। ये सच बता रहे हैं, हम इसको झूठ थोड़ी ना बोल रहे। कुछ चलिए, जोक बता रहा हमने वही करा। अब गधे के साथ टक्कर है सर, गधे कह रहे हैं हम टक्कर में आ रहे हैं। क्या कहोगे सर आप? चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्र है सर, हंसे तो सही आप। ये थे हमारे सर रविंदर राणा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बार बार हम डेली वेजेस की बात करते हैं, होम गार्ड्स की भी बात करते हैं, पर आज नहीं की, पर फिलहाल डेली वेजेस की बात की। इन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा का सीएम बनता तो ये सारे मुद्दे हल होंगे। भाजपा ही एक ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को हल करेगी। बाकी पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे। पर हाँ, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इनकी 5 सीटें भी आती तो हम गधे पर बैठेंगे। पर वही दूसरी तरफ बयान आता है कि हम सारे ही गधे हैं। अब देखना है गधों की टक्कर भाजपा के साथ है या उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है कि अब मिलकर मात देनी है भाजपा को, क्या इतना आसान होगा? ये तो जनता पर निर्भर होगा और देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या करवट बदलती है, क्योंकि ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।